Good morning, everyone. I'm Rajina, and I'm back with your Geography APSC CC classes. Okay, so in our last class, we have discussed about the exam pattern of APSC. Okay, and then we have discussed about the syllabus of geography, and I have given an overview of the subject. Okay, আমি डिस्कशन करिसिलु सो हमने क्या डिस्कस किया एपीएससी के बारे में हमने डिस्कस किया कि एपीएससी क्या है उसका स्टेजेस कैसे है ना एग्ज़ाम किन स्टेजेस में होता है अबाउट ऑल दिस हमने डिस्कशन किया देन हमने डिस्कशन किया अबाउट द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी में किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे और कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा ये सब हमने डिस्कशन किया फिर मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में ओवरव्यू दिया कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है ओके और ज्योग्राफी वर्ड किसने कॉइन किया उसका फील्ड क्या है वाई वी स्टडी ज्योग्राफी व्हाट इज़ द नीड ओके वाई इन एपीएससी एस्पिरेंट हैव टू स्टडी ज्योग्राफी व्हाट इज़ द नीड ये सब हमने डिस्कशन किया इन द लास्ट क्लास अब आप आई होप ज्योग्राफी के बारे में जानते हो कि ये सब्जेक्ट क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं ओके आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक है लेट्स स्टार्ट द क्लास आज हम जब ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है अबाउट हाइपोथेसिस ओके हम हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे क्योंकि ज्योग्राफी भी क्या है एक साइंस है एक साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे आपको थ्योरीज मिलेंगे और हाइपोथेसिस मिलेंगे ओके ज्योग्राफी इज ऑल्सो ए साइंस एंड अर्थ एज वेल जो नेचर है ज्योग्राफी का वो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि वो ज्योग्राफी क्या है एक साइंस सब्जेक्ट भी है एज वेल एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी है आर्ट्स भी है ओके इसमें हम हर चीज़ को साइंटिफिक नज़रों से भी देखते हैं फिर उसे हम कनेक्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ फिर हम उसे एक ह्यूमैनिटीज़ पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं सब्जेक्ट को ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे साइंस रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगे जैसे कि बहुत सारे हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज मिलेगा फिर हमें ये सभी कुछ ह्यूमन के साथ जोड़ के पढ़ना है ओके ज्योग्राफी जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है वो क्या है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओके क्रस्ट ऑफ द अर्थ के बारे में हम देखने वाले हैं ये जो स्लाइड है इसमें आपका टॉपिक है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इट्स स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन हम देखेंगे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ कैसे हुआ आने वाले कुछ क्लासेस भी हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है तो टाइम लगेगा मैं बहुत सिंपली आपको क्या करूँगी इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने का कोशिश करूँगी जिससे कि आपको इजीली समझ आए ओके क्रस्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो क्रस्ट है अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ये कैसे बना हुआ है किन मटेरियल से बना हुआ है कब बना हुआ है ठीक है और हमारे अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ कैसे हुआ ये बात किसने बताई कि कैसे ये फॉर्म हुआ कब बताई ये सब कुछ इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं अब हम जानने वाले हैं हमारे पृथ्वी के बारे में ये कैसे और कब स्टार्ट हुआ ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास इन डिटेल्स जाने के पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस ओके हाइपोथेसिस का मतलब होता है क्या है ए हाइपोथेसिस इज एन assumption एन आइडिया that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true हाइपोथेसिस क्या है हिंदी में कहे तो परिकल्पना ओके हाइपोथेसिस इन हिंदी इज नोन एज परिकल्पना या आपका इमेजिनेशन ओके हाइपोथेसिस क्या है जब साइंटिस्ट किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस चीज़ के बारे में अपना एक क्या करते हैं एक परिकल्पना या एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस ओके किसी भी हाइपोथेसिस को जब हम साइंटिफिक एविडेंस देते हैं और उसे प्रूव करते हैं आफ्टर प्रूविंग दैट हाइपोथेसिस वो क्या बनता है थ्योरी बनता है ओके पर पहले वो हाइपोथेसिस कहलाता है एग्जाम्पल अगर आज आपने सोच लिया कि कुछ एक आपने सोच लिया
जैसे कि पत्ता क्यों ग्रीन है, ये आपको पहले से पता नहीं था, अभी आप सोच रहे हो। तो जब आप सोचोगे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा, एक आइडिया होगा। सो उस आइडिया को जब आप प्रेजेंट करोगे तो अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, वेल एक्सेप्टेड नहीं है, सो उसे हाइपोथेसिस कहेंगे। फिर जब आप ये प्रूफ कर दोगे व्हाई द लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑल दैट, जब आप उसे प्रूफ कर दोगे और लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, ओके, तब वो क्या कहलाएगा, थ्योरी कहलाएगा। सो हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन, एजम्पशन है आपका, इमेजिनेशन है, परिकल्पना है, कल्पना जो आप करते हो। एन आइडिया, वो एक आइडिया है, वो आइडिया भी रो है, उसे अभी तक आपने क्या नहीं किया है, प्रूफ नहीं किया है विथ साइंटिफिक एविडेंस, ओके। दैट इज प्रपोज फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब साइंटिस्ट के दिमाग में एक हाइपोथेसिस आता है, एक आइडिया आता है, तो उसे आर्ग्यूमेंट के लिए पेश किया जाता है, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक आइडिया है और उससे आप अगर लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करोगे और उस पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उस पर जो कमियां है, खामियां है, वो कौन निकालेगा, ओके। सो हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने, जो सोसाइटी होता है, साइंटिस्ट जोग्राफर्स का जो सोसाइटी होता है उनके सामने से प्रेजेंट किया जाता है फॉर शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट होता है सो दैट इट कैन बी टेस्टेड टू सी इफ इट इज ट्रू, माइट बी ट्रू। फिर उसमें उस हाइपोथेसिस पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ओके। फिर जब नेगेटिव पॉइंट्स निकाला जाता है थ्रू वेरियस साइंटिस्ट, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकालेंगे कि आपकी थ्योरी में ये कहा गया, इसका एविडेंस क्या है, ये आपने क्यों कहा, कैसे कहा। तो फिर आप क्या करोगे, उस क्रिटिसिज्म्स के ऊपर फिर काम किया जाता है और उस थ्योरी को, जो आपकी कमियां बताई गई है, उसे आप फिर फर्दर और रिसर्च करोगे और एक तगड़ी थ्योरी तैयार करते हो, ओके। फिर जो नेक्स्ट है थ्योरी। ए थ्योरी इज ए वेल सब्सटेंटेड explanation of an aspect of the natural world that can be incorporate laws, hypothesis and facts। और फिर क्या करते हैं साइंटिस्ट, उस हाइपोथेसिस पे जो क्रिटिसिज्म क्या है, उन क्रिटिसिज्म के ऊपर फिर से रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके अपनी जो कमियां और खामियां हैं उसे वापस और ज़्यादा उन पे वर्क करके उन कमियों को पूरा करते हैं और अपनी थ्योरी को कंप्लीट बनाते हैं। और जब अगर उसे सब ने फिर आप एक ऐसा थ्योरी जब प्रेजेंट करो जिसपे कोई कमी ना निकाल पाए, कोई खामी ना निकाल पाए, आप उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस के साथ उसे पेश करते हो और जब उसे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे थ्योरी कहा जाता है, ओके। सो हाइपोथेसिस तो ढेर सारी है इस दुनिया में, बट थ्योरी बनना बहुत ही मुश्किल है, लॉ बनना बहुत ही मुश्किल है, ओके। लॉ कब कहलाता है, जब थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है उस थ्योरी को, तब उसे लॉ कहते हैं। जैसे कि जो ग्रेविटी का लॉ है, वो लॉ पूरा वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेड है। उस लॉ के जगह कोई और लॉ दिया नहीं गया ना, कोई और हाइपोथेसिस, या उस लॉ जो ग्रेविटी का लॉ दिया है न्यूटन ने, उस लॉ पे कोई कमी कोई निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें पूरा साइंटिफिक एविडेंस दिया गया है। सो जब किसी थ्योरी को पूरे यूनिवर्स एक्सेप्ट करती है, उस पर कोई क्रिटिसाइज करने का कोई मौका ही नहीं रहता, तो उसे लॉ कहा जाता है, ओके। सो ये एक स्टेज है, पहले कोई आइडिया जन्म लेता है, वो आइडिया ही हाइपोथेसिस है। आफ्टर हाइपोथेसिस वो एक थ्योरी बनता है और वो थ्योरी जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाता है उसे कहते हैं लॉ, ओके। सो आई होप अभी आप सब जानते हो हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है और थ्योरी का मीनिंग क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत सारे हाइपोथेसिस और थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसीलिए मैंने पहले इनका आपको मीनिंग बता दिया है कि ये क्या होता है, ओके। सो अर्ली थ्योरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी में वो है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। फिर लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है प्लेनेथिज्मल हाइपोथेसिस, देन टाइडल हाइपोथेसिस एंड देन रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। ये सभी हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये हम जानेंगे, क्यों ये परिकल्पना है, थ्योरी साबित ना होते हुए भी हम इसे पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। दिस hypothesis led to formation of the theory, so this hypothesis are also very important, okay. So let's start with the first theory, that is nebular hypothesis. So nebular hypothesis was given by Immanuel Kant। ये जो जनाब आप देख रहे हो पिक्चर में, इनका फोटो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये है इमैनुअल कांट, ओके। इमैनुअल कांट
कौन थे, क्या किया उन्होंने? A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में जब डिस्कशन हुआ तो सबसे पहला जो आइडिया जो जन्म लिया, पहले इस बारे में किसी ने कभी डिस्कशन किया ही नहीं था। ओके, पब्लिक फोरम में लोग अपने माइंड में तो ऐसे ही सोच लेते थे कि भगवान ने डिस्कवर, ये भगवान ने बनाया है, ठीक है। ये हो गया बहुत पुराना बात, जब साइंस नहीं था। ओके, फिर जब लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगे, सोचने लगे, तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में जो पहला आइडिया जन्म लिया, वो जन्म लिया इन महाशय के दिमाग में, जो है इमैनुअल कांट के दिमाग में। ओके, A large hypothesis, number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. One of the earlier and popular argument was by German philosopher Immanuel Kant in 1755. So Immanuel Kant कौन है? जर्मन फिलोसोफर, जर्मनी के एक फिलोसोफर है, और ये हाइपोथेसिस इन्होंने 1755 में दिया था, ठीक है, जिसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। सो देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस में इन महाशय ने कहा क्या था। ओके, सो द नेबुलर हाइपोथेसिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल जो कहते हैं, सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो पहला हाइपोथेसिस दिया गया वो था नेबुलर हाइपोथेसिस। इसीलिए ये हाइपोथेसिस जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पहला है। ओके, पहला जो भी चीज़ होता है, जो पहला स्टेप लेते हैं, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। बिकॉज ये नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद ही अदर हाइपोथेसिस आए। फिर जो मेन थ्योरी जो है अर्थ के बारे में, जो हम आगे दूसरे क्लास में पढ़ने वाले, वो थ्योरी का जन्म हुआ बिकॉज ये हाइपोथेसिस आया, ठीक है। सो ये हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। APSC UPSC किसी भी एग्जाम में नेबुलर हाइपोथेसिस रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अर्थ के फॉर्मेशन या हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो पहला आइडिया जन्मा वो इमैनुअल कांट के दिमाग में जन्मा, और ये हाइपोथेसिस को नाम दिया गया है नेबुलर हाइपोथेसिस। इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑल ऑफ द प्लैनेट्स फॉर्म। ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कि कैसे प्लैनेट्स का जन्म हुआ इन देयर करंट ऑर्बिट्स। जो अभी के जो करंट ऑर्बिट्स में वो है, वो कैसे जन्मा, और वो क्यों अलग अलग मटेरियल्स से बने हुए हैं, कैसे बने, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड नेबुलर हाइपोथेसिस इज दैट ए लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। सो इस थ्योरी के बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, बेसिक आइडिया इस थ्योरी का क्या था, इज दैट ए लार्ज क्लाउड, एक बहुत बड़ा क्लाउड था ऑफ डस्ट एंड गैस, और उस क्लाउड में क्या है, डिफरेंट गैसेस, बहुत सारे गैसेस है। ओके, और डस्ट है, धूल, जिसे नेब्यूला कहा गया है। सो नेब्यूला क्या है, ये वर्ड सुन के माथा चकरा नहीं जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है। एक क्लाउड है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। ओके, क्लाउड है जिसमें डस्ट और गैस भरा हुआ है, जो बहुत बड़ा है, लार्ज क्लाउड। नॉर्मल जो क्लाउड हम देखते हैं वैसा नहीं, बहुत बड़ा सा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस वॉज कंसिस्टेड ऑफ। और उसमें कौन से चीज थे, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। वो जो क्लाउड था उसका, वो क्लाउड कोलैप्स हो गया, मतलब टूट गया अपने ही ग्रेविटी में। एज द नेबुला कोलैप्स इट स्पन फास्टर एंड फ्लैटेंड आउट इनटू ए डिश शेप। और वो जब टूटा तो क्या हुआ, वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगा और वो आगे जाके फ्लैट हो गया, एंड देन डिस्क शेप, जो हम सीडी देखते हैं ना, फिल्म देखते थे पुराने ज़माने में, जिसे डिस्क कहते हैं। सो डिस्क शेप लिया उसने फर्दर, और हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। तो ये बस एक बहुत ही सिंपली मैंने सारे वर्ड्स को जोड़ के ये एक बेसिक आपको जानने के लिए बनाया। अब हम डिटेल्स में देखते हैं कि इसके बारे में। ओके, सो दिस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल्स स्टार्टेड रोटेटिंग। जो क्लाउड के बारे में हम देख रहे हैं, उस क्लाउड में क्या क्या गैस के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल। हाइड्रोजन और हीलियम की क्या प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही लाइट वेट जो एयर होती है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ओके, हाइड्रोजन हीलियम की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। और डस्ट पार्टिकल्स
थे उसमें स्टार्टेड रोटेटिंग, वो रोटेट करने लगा. यू नो अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ. अगर आप ज्योग्राफी के नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ. रोटेशन मतलब क्या है? अर्थ अपने आप में घूमता है. ओके, अर्थ जो घूमता है अपने आप में, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन. रोटेशन के वजह से क्या होता है कि दिन और रात चेंजेस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लो कि आप सन हो और मैं अर्थ हूँ. अब मैं आपके तरफ देख रही हूँ, सो मेरा जो पार्ट अभी आपके तरफ है, उस पार्ट में क्या हो रहा है? सन की रोशनी आ रही है. सो ये पार्ट में अभी दिन है, और जो बैक साइड है मेरा, बैक साइड में अभी रात है. मीन्स अगर मैं अर्थ हूँ तो मेरे फ्रंट साइड में अभी जो कंट्रीज है उस कंट्रीज में लाइट आ रही है सन की. सो इस पार्ट में भी दिन है, और जो बैक साइड में है मेरी, उस कंट्रीज में अभी क्या है? रात हो रही है. फिर अर्थ रोटेट करता है, धीरे धीरे रोटेट करता है. अब क्या है? बैक साइड में रात है और बैक साइड में दिन है और फ्रंट साइड में रात है. सो इस तरीके से अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है. इसे रोटेशन कहते हैं. वैसा ही रोटेशन करने लगा वो जो नेब्यूला था. नेब्यूला मीन्स क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. ओके, जो क्लाउड था डस्ट और गैस का, जिसे नेब्यूला कहा गया है, वो धीरे धीरे रोटेट करने लगा. स्टार्टेड रोटेटिंग वेरी हेवीली. फिर हेवीली जब वो रोटेट करने लगा, ड्यू टू द that most of the hydrogen helium elements came to the center and started colliding with each other. अब देखिए, अगर ये एग्जाम्पल ले लीजिए, एक नेब्यूला है. ओके, मैंने एक नेब्यूला बनाया है. इसमें एग्जाम्पल ये नेब्यूला है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. सो इसमें क्या हुआ? जो हाइड्रोजन हीलियम, जो लाइट वेट गैसेस थे, वो सेंटर में आने लगे. ओके, विथ टाइम दे स्टार्टेड कमिंग टू द सेंटर बिकॉज ऑफ इट्स वेट, वेरी लाइट डेंसिटी. इनकी डेंसिटी बहुत कम थी. जो डेंसिटी कम वाले गैसेस थे लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो सेंटर में आने लगे और एक दूसरे से कोलाइड करने लगे. ओके, कोलाइड मीन्स टकराने लगे विथ ईच अदर. एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, फ्यूजन रिएक्शन टुक प्लेस. और आपस में टकराने के कारण इनके बीच में क्या रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया? फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन मतलब जब वो फ्यूज होने लगते हैं आपस में. ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन. ओके, सो फ्यूजन होने लगा इनके बीच. took place and pure energy started generating, जिसके वजह से प्योर एनर्जी जनरेट होने लगा. एक एनर्जी, जब बहुत सारे चीज़ आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? एनर्जी, एक नई एनर्जी का जन्म होता है. ओके, सो इसमें एक एनर्जी का फ्यूजन जन्म होने लगा. स्टार्टेड जनरेटिंग एंड दिस क्रिएटेड द सन. और इसी के वजह से ये इसमें जो एनर्जी का जन्म हुआ, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी थी उसमें, और इसके वजह से क्या फॉर्म हुआ? सन का फॉर्मेशन हुआ. ओके, सन द बिगेस्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन है. ओके, सो सन का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ? ओके, सो इस पिक्चर में ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. आप देखिए. ओके, सो सबसे पहले हुआ ये नंबर 1 है, ये है नेब्यूला. ओके, नेब्यूला डस्ट, ये क्या है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. उसके बाद नेब्यूला का शेप कुछ इस तरह हुआ. ये सेकेंड स्टेप में हो रहा है. सेंटर में देखिए, जो लाइट वेट गैसेस है वो सेंटर में आ गए, और जिसके वजह से फ्यूजन होने लगा. वो गैस आपस में जुड़ने लगे और जुड़ के फ्यूजन रिएक्शन हुआ, और बीच में फ्यूजन के कारण जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जुड़ा, उसके वजह से सन का फॉर्मेशन हुआ. ओके, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ? सन, ये थर्ड स्टेप में देखिए कैसे दिखने लगा है. अब ये सन का जब फॉर्मेशन हुआ, फिर धीरे धीरे वो, और भी तो ये तो रोटेट करते ही जा रहा था, और इसके बाद आगे देखिए ये कैसा दिख रहा है. ओके, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी. सो ये पहला, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, किस तरीक़ा से सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा है. सबसे पहले नेब्यूला, फिर नेब्यूला में जब सारे लाइट वेट गैसेस सेंटर में आ गए, और फ्यूजन के कारण सन का फॉर्मेशन हुआ, और अब ये सन रोटेट करते जा रहा है. ओके, और सॉरी, इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो अभी भी रोटेट हो रही है, और फाइनली ये जो हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट डे का कुछ इस तरीका का दिखता है. ये डिस्क शेप का फॉर्मेशन हुआ. ओके,
सो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लो डेंसिटी एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, लो डेंसिटी एलिमेंट्स है, बहुत ही कम है डेंसिटी इन गैसेस का। एंड दे मूव टू द सेंटर फॉर्मिंग द सन। जब ये सेंटर में आए तो क्या हुआ, सन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इनके सेंटर में आने के वजह से सन का फॉर्मेशन हुआ, लो डेंसिटी एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सन का फॉर्मेशन तो हो गया, फिर क्या हुआ, when लाइटर एलिमेंट्स, फिर जब लाइटर एलिमेंट्स सेंटर में आए तो सेंटर में जो हेवी एलिमेंट्स थे वो फिर क्या हुआ, लाइटर एलिमेंट्स क्या हुआ, जब सेंटर में आए तो अब जो हेवी एलिमेंट्स है, हेवी मटेरियल्स सेंटर से दूर जाने लगे, माने पेरीफ्री में जाने लगे। ओके, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पेरीफ्री। पेरीफ्रियल जो एरिया होता है, साइड का जो एरिया। सो सेंटर में जब लाइट वेट गैसेस आने लगे तो हेवी जो गैसेस थे वो सेंटर से दूर जाने लगे। पेरीफ्री मीन्स जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, या किसी भी चीज़ का जो आउटस्कर्ट, जैसे कि गांव का जो हम कहते हैं कि आउटस्कर्ट, पेरीफ्रियल एरिया। सो जो ये सिस्टम था सोलर सिस्टम का, जो पेरीफ्रियल एरिया में हेवी मटेरियल्स तो क्या हुआ, सेंटर से जाने लगे। ओके, when the lighter elements went to the center, the heavier elements like oxygen, carbon dioxide, phosphorus and other etc, जो भी अदर गैसेस होते हैं जिनका डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, वो क्या होने लगे, सेंटर से दूर जाने लगे, मूव अवे करने लगे। ओके, एंड देन हेवियर एलिमेंट्स स्टार्टेड फॉर्मिंग स्मॉल क्लम्प्स ऑफ क्लाउड। और वो हेवियर एलिमेंट्स जो दूर जा रहे थे सेंटर से, उसके वजह से क्या हुआ, स्मॉल क्लम्प ऑफ क्लाउड बनने लगे, लाइक स्मॉलर नेब्यूलास। ओके, स्मॉलर नेब्यूलास फॉर्म होने लगे। सो ये जब अभी दूर जा रहे हैं, दूर जाने के बाद और स्मॉलर नेब्यूलास फॉर्म होने लगे। ओके, जहां हमारे सोलर सिस्टम में स्मॉलर नेबुलास फॉर्म होने लगे विथ फर्दर रोटेशन, बिकॉज ये जो शेप है ये रोटेट करते ही जा रहा था, अभी तक ये रोटेशन रुका नहीं है। ओके, सो ये रोटेशन होते जा रहा था। सो सेंटर में अभी क्या है, एकदम लाइट जो गैसेस है वो सेंटर में और हेवी सब दूर चले गए, पर दूर जाने के बाद भी वो क्या है, वो रोटेट करते जा रहा था और स्मॉलर नेबुलास फॉर्म हो रहे थे। ओके, विथ फर्दर रोटेशन, friction and collision of particles. So further rotation, friction and collision of particles, it led to the formation of disc shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. और इसके वजह से क्या हुआ, जो ये मूवमेंट चलते ही जा रहा था और इसके वजह से हेवियर जो मटेरियल्स थे वो जो पेरीफ्री एरिया था, ओके, उसमें चले गए। एंड रोटेशन जो था वो कमा नहीं, वो रोटेशन तो होते ही जा रहा था विद टाइम वो रोटेशन होने के कारण एक्रीशन का जो प्रोसेस है वो हुआ। एक्रीशन मीन्स जब मटेरियल्स आपस में टकरा के जुड़ने लगते हैं। ओके, एक्रीशन होने लगा और एक्रीशन होने के कारण इसमें और भी ज़्यादा तब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो प्लैनेट्स है वो फॉर्म होने लगे। अगेन हेवियर एलिमेंट्स केम टू द सेंटर एंड लेयर बाय लेयर प्लैनेट्स स्टार्टेड फॉर्मिंग। और अगेन सी, अभी आप जब सोलर सिस्टम देखो, सेंटर में सबसे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद अब ये लेयर्स में डिवाइड हो गया है। सबसे जो किनारे पे है उसमें सबसे हेवी मटेरियल्स है और उससे लाइटर मटेरियल्स क्या होगा, उससे कम हेवी जो है वो सेंटर की तरफ है। ओके, सो हर लेयर में ये सेम प्रोसेस होने लगा, जिस प्रोसेस से सन का फॉर्मेशन हुआ वो सेम प्रोसेस हर लेयर में होने लगा। जो हेवियर मटेरियल्स है वो साइड में जाने लगे और सेंटर में क्या था, लाइटर मटेरियल्स आने लगा। ओके, जो लाइटर मटेरियल्स है वो सेंटर में आने लगे और हेवियर मटेरियल साइड में जाने लगा। ये एवरी प्लैनेट जो है उसका फॉर्मेशन इसी तरीक़ा से हुआ और इस तरीक़ा से हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो ये जो पिक्चर है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कैसे ये डिस्क शेप फॉर्म हुआ और धीरे धीरे प्लैनेट्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले सन फॉर्म हुआ, फिर हर लेयर में अपना
हर लेयर में जो ये एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी जो नेबुलर हाइपोथेसिस का एक्टिविटी है जो सन में जिस तरीके से हुआ, हर प्लैनेट्स में उसी तरीके का एक्टिविटी होने लगा और इससे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. सो सबसे पहले हमने नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी देखा. उस थ्योरी में जो हमने देखा वो क्या है कि सबसे पहले ये जानिए कि उसे दिया किसने, इस थ्योरी को किसने फॉर्म किया. दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय इमैनुअल कांट. ओके, इमैनुअल कांट ने, और इन्होंने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, एक क्लाउड था, वो क्लाउड में हीलियम, हाइड्रोजन एंड 10 पार्टिकल्स थे. उस क्लाउड में फिर क्या हुआ, रोटेशन होने लगा. रोटेशन होने के बाद जो रोटेशन होते समय क्या हुआ, जो लाइटर एयर्स थे, लाइटर एयर्स सेंटर में आने लगे और जो हेवियर मटेरियल्स थे वो सेंटर से दूर जाने लगे. और सेंटर में जो लाइटर मटेरियल्स था उनमें फिर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ. फ्यूजन मीन्स वो आपस में जुड़ गए और बहुत सारे गैसेस का जो फ्यूजन जो हुआ उससे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिससे कि सन फॉर्म हुआ, सन का फॉर्मेशन. और इन द सेम ही प्रोसेस हुआ सब लेयर्स में. जो रोटेशन था वो चलते ही जा रहा था, जिसके कारण नेबुला ने एक डिस्क शेप ले लिया. और उस डिस्क शेप में फिर क्या हुआ, प्लैनेट्स में भी आपस में एक नेबुला फॉर्म हुआ. और भी नेबुलास फॉर्म हुए, स्मॉलर नेबुलास. उन स्मॉलर नेबुलास के द्वारा फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. सो ये अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में पहला थ्योरी है, जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाइपोथेसिस. दिस इज लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस. इसे लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, इसे दिया था पेरी साइमन लाप्लेस ने. ओके, पेरी साइमन लाप्लेस. सो ये जो महाशय आप देख रहे हो ये है पियर साइमन लाप्लेस. ओके, मैथमेटिशियन लाप्लेस रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी इन 1796. 1796 में पियर साइमन लाप्लेस उन्होंने क्या किया, नेबुलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट ने दिया था उसी सेम हाइपोथेसिस को रिवाइज किया. मीन्स जस्ट स्मॉलर चेंजेस किए उसमें. सो इसीलिए सेम हाइपोथेसिस को जस्ट इन्होंने थोड़ा सा बस जरा सा रिवाइज किया, जरा सा चेंजेस किया. इसीलिए नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लेस ने दिया था इसे लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं. ओके, the hypothesis considered that the planets were formed out of cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating. इन्होंने भी सेम ही बात कही है. the hypothesis considered that planets were formed out of a cloud. planets एक फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, एक क्लाउड के द्वारा फॉर्म हुआ, जिस प्लेनेट में और उस क्लाउड के बीचों बीच किया था एक यूथफुल सन. मीन जो नया जो सन फॉर्म हुआ था वो उस क्लाउड के बिल्कुल बीचों बीच था. और उसी क्लाउड में फिर क्या हुआ, रोटेशन होने लगा. ओके, और रोटेशन होने के बाद उससे जो प्लैनेट्स है उसका फॉर्मेशन हुआ. सो जो लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस है ये नेबुलर हाइपोथेसिस का ही एक रिवाइज वर्जन है, बस थोड़ा रिफाइंड किया है इन्होंने सेम हाइपोथेसिस का. सो एग्जाम में अब अगर आपके आए कि नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दिया है, सो इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. क्योंकि अगर आप इंटरनेट में भी देखो सो कहीं पे आपको लिखा होगा कि जो हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया है, इमैनुअल कांट ने. ओके, कहीं पे लिखा होता है कि इमैनुअल कांट ने दिया है और कहीं पे आप देखोगे कि लाप्लेस ने दिया है, ऐसा लिखा होता है. सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, अगर आपके ऑप्शंस में एग्जाम में लाप्लेस है और एडविन हबल नहीं है तो आप लाप्लेस को चूज करोगे. अगर ऑप्शंस में एडविन हबल है और लाप्लेस नहीं है तो आप एडविन हबल को यूज करोगे. ओके, ज़्यादातर इन दोनों का नाम एक साथ कभी नहीं दिया जाता है बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग थ्योरी है. सो अगर नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया है, ऑप्शन में लाप्लेस हो तो लाप्लेस को चुनिए, अगर एडविन हबल है तो एडविन हबल को चुनना है. ओके, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस तो आप लाप्लेस को चुनोगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. सो सबसे पहला जो आया वो है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, एडविन हबल द्वारा दिया गया.
उसके बाद जो आया लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, ये बस एक रिफाइंड वर्जन था नेबुलर हाइपोथेसिस का, इसे इसीलिए कहते हैं लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस। पर एग्जाम में अगर आपका ऑप्शन में प्योर साइमन लाप्लेस हो ऑप्शन में तो आपको लाप्लेस चुनना होगा, और अगर एडविन हबल हो तो एडविन हबल। एंड इफ क्वेश्चन कम्स स्पेसिफिकली लाइक आस्किंग हु गेव द लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, देन आपको लाप्लेस ही चुनना है। ओके, सो जो नेक्स्ट थ्योरी आया अब हम उसके बारे में देखेंगे, बाइनरी थ्योरीज। नाउ व्हाट इज बाइनरी थ्योरीज? अर्ली थ्योरीज टॉक अबाउट ओनली वन प्रोमिनेंट फिगर। बाइनरी थ्योरीज आने के पहले जो थ्योरीज आए थे लाइक द नेबुलर हाइपोथेसिस एंड लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, इन थ्योरीज में बस एक ही प्रोमिनेंट फिगर के बारे में डिस्कशन किया गया है, दैट इज सन। मेजर इंपॉर्टेंस जिसे दिया गया है वो है सन। ओके, बट बाइनरी थ्योरीज टॉक अबाउट वन मोर एलिमेंट दैट इज स्टार। बट बाइनरी बाई तो आप सभी जानते हो, टू को कहते हैं ना, बाई टू। बाइनरी थ्योरीज क्या है? एक से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करता है, इसीलिए इन थ्योरीज को बाइनरी थ्योरीज कहते हैं। ओके, since having two elements in this theory, these theories are known as binary theories. So early theories में जो भी है उनमें से नेबुलर हाइपोथेसिस एंड लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस, उन दोनों के अलावा जो बाकी थ्योरीज है उनमें सन के साथ स्टार के बारे में भी बात किया गया है। प्रोमिनेंट फिगर बस सन को नहीं कहा गया है, उसके साथ स्टार को भी कहा गया है। इसलिए जो रेस्ट ऑफ द थ्योरीज अब हम पढ़ने वाले हैं अर्ली थ्योरीज में, उन्हें बाइनरी थ्योरीज कहते हैं, और नेबुलर हाइपोथेसिस एंड लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस उनको बाइनरी नहीं कहते, बिकॉज उनमें सन को ही प्रोमिनेंट फिगर माना गया है और सन के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। ओके, सो अब देखते हैं कि बाइनरी थ्योरीज में कौन सी थ्योरीज आती है। सो पहला है प्लेनेथिज्मल थ्योरी। ओके, प्लेनेथिज्मल हाइपोथेसिस किसने दिया है? थॉमस चॉवर चैम्बरलिन। ओके, सो कैम्बरलिन, थॉमस चॉवर कैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे माउल्टन। ओके, इन महाशय को देख लीजिए, इन्होंने दिया है ये थ्योरी प्लेनेथिज्मल हाइपोथेसिस, कैम्बरलिन एंड माउल्टन। ओके, सो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय कैम्बरलिन एंड माउल्टन। सो इस थ्योरी को किसने दिया है? प्लेनेथिज्मल थ्योरी कैम्बरलिन एंड माउल्टन ने दिया है। एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, वे कौन थे? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है एंड प्लेनेटरी साइंटिस्ट, और प्लेनेटरी साइंटिस्ट भी थे इन 1905 में। और ये थ्योरी कब दिया गया है? 1905 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए वेंडरिंग स्टार अप्रोचेस द सन। अब ये थ्योरी क्या कहता है? नेबुलर हाइपोथेसिस हमने देखा जिसमें एक प्रोमिनेंट फिगर सन के बारे में डिस्कशन किया गया है कि क्लाउड था, डस्ट ऑफ गैस एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस था, उसमें से कैसे पहले सन फॉर्म हुआ, फिर सब्सिक्वेंटली अदर थिंग्स जो है हमारे सोलर सिस्टम में उनका फॉर्मेशन हुआ। पर इन थ्योरीज को बाइनरी थ्योरीज कहते हैं क्योंकि इनमें शुरू से ही सन के साथ एक और प्रोमिनेंट फिगर के बारे में डिस्कशन किया गया है, वो है स्टार। ओके, सो ये थ्योरी कहता है कि एक वेंडरिंग स्टार अप्रोचेस द सन। सन था, सन कैसे आया वो इसमें कहा नहीं, इन्होंने जस्ट नेबुलर हाइपोथेसिस का ही एग्जांपल ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि सन था। ओके, ये कह रहे कि सन तो पहले से ही था, फिर उसके पास से क्या गुजरा? एक वेंडरिंग स्टार। मतलब एक वेंडरिंग मतलब ऐसे मस्ती में रहता हुआ, घूमता फिरता स्टार सन के बिल्कुल पास से गुजरा। ओके, एज ए रिजल्ट ए शिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सन। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? शिगार शेप्ड एक्सटेंशन, शिगार के शेप का एक एक्सटेंशन सेपरेट हो गया सन से। अब सिगार शेप क्या होता है उसके लिए मैंने ये पिक्चर दिया है आपको, सिगार का जो फूकते हैं ना हम, सिगार, इट्स नॉट सिगरेट तो बहुत पतला होता है, सिगार जो ये बहुत ही क्या होता है, थिक होता है। ओके, सो ये सिगार शेप का एक एक्सटेंशन हमारे सन से, जब स्टार उससे क्रॉस हुआ, स्टार हमारे सन के पास से गुजरा, तो सन का अपना एक ग्रेविटी है और स्टार का भी अपना एक ग्रेविटी है। सो स्टार की जो ग्रेविटी है उसने क्या किया, सन के कुछ पार्ट्स को, कुछ मटेरियल्स को अपने ग्रेविटी के द्वारा ले गए। ओके, साथ ले गए गुजरते समय। सो ये इस पिक्चर में वो चीज दिखाया जा रहा है। As the passing star moved away, जब ये स्टार पास हुआ हमारे सन के ऑर्बिट के पास से, the material separated from the solar surface continue to revolve around the sun
and it slowly condense into planets. So ये क्या कह रहा है, सी इस थ्योरी में कह रहे हैं कि सन पहले से ही था. सन के फॉर्मेशन के बारे में ये थ्योरी ने कुछ कहा नहीं अच्छे से. ओके, कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाए कि सन कहाँ से आया. ओके, सो इस थ्योरी में कह रहे हैं कि सन तो पहले से ही था. फिर सन के पास से एक दिन एक स्टार गुजरा. ओके, जब ये स्टार गुजरा तो स्टार का भी अपना एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. सभी जितने भी प्लैनेट्स है सबका एक क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो एक स्टार, जब ये स्टार पास से गुजरा, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसने क्या किया, हमारे सन से कुछ जो मटेरियल है वो ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा खींच कर ले गया. वो अपने साथ नहीं ले गया, पर वो ये इसी ऑर्बिट में रह गया. बिकॉज सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है. बिकॉज सन इज द लार्जेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स. ओके, सॉरी, लार्जेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स. ये हमारे सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में क्या है, सन जो लार्जेस्ट स्टार है. तो सन के पास से जब ये स्टार गुजरा तो उसने कुछ मटेरियल सन से सेपरेट ज़रूर कर दिया, पर वो सन से दूर नहीं ले जा पाया, अपने साथ नहीं ले जा पाया. ओके, बिकॉज जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ही ज़्यादा है. सो स्टार तो गुजर गया. ओके, ये स्टार क्या हुआ, गुजर गया. सो ये स्टार गुजर गया, बट ये जो मटेरियल सन से सेपरेट हुआ वो फिर बिकॉज सन क्या होता है, एनी टाइम रिवॉल्व कर रहा है ना, उसके चारों तरफ, मतलब सन के चारों तरफ ये मटेरियल फिर रिवॉल्व करने लगा. ओके, जिस तरह अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, सो ये बाकी मटेरियल सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा. और रिवॉल्व करते करते धीरे धीरे इनमें भी इनका जो अपना एक ग्रेविटेशनल पुल था वो बढ़ता गया, और वो अपने आसपास के चीज़ों को अपने साथ अट्रैक्ट करता गया, जिसके वजह से ये मटेरियल्स का जो साइज़ है वो बढ़ता गया, और लेटर ये प्लैनेट्स में तब्दील हो गए, ये प्लैनेट्स बन गए. ओके, इस थ्योरी में ये कहा गया है, जो जिसे कहा जाता है प्लैनेथिज्मल थ्योरी. सो इसी तरह प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये थ्योरी बताता है कि सबसे पहले एक सन था, सन के पास से गुजरा एक स्टार, और उस स्टार ने सन के पास से गुजरते वक्त सन का कुछ मटेरियल क्या क्या अपने से सन से अलग कर दिया. ओके, पर वो ले नहीं जा पाया अपने पास अपने साथ, बिकॉज सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है इस स्टार के कंपेयर में, बिकॉज सन इज़ द लार्जेस्ट स्टार. फिर वो जो मटेरियल्स उससे सेपरेट हुए थे वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा. रिवॉल्व करते करते, बिकॉज ये मटेरियल्स का भी अपना ग्रेविटेशनल पुल था, वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा, और उसका साइज़ भी बढ़ गया, और लेटर ऑन यही प्लैनेट्स में तब्दील हो गए, ये थ्योरी कहता है. सो दिस थ्योरी इज नोन एज प्लैनेथिज्मल थ्योरी. सो जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस आया, सबसे पहला आया अभी तक जो हमने देखा, नेबुलर हाइपोथेसिस. ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस जो किसने दिया, उसके बाद क्या आया फिर हमारा लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस. ओके, सबसे पहला नेबुलर हाइपोथेसिस जो एडविन हबल ने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया. उसके बाद क्या आया, लाप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लेस ने दिया. उसके बाद आया प्लैनेथिज्मल थ्योरी जो कैम्बरलेन एंड माउल्टन ने दिया. अब जो नेक्स्ट थ्योरी आया इसके बाद, इसे कहते हैं टाइडल हाइपोथेसिस. सो टाइडल हाइपोथेसिस किन्होंने दिया है, देख लीजिए इनको, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी. ओके, जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी ने दिया है ये टाइडल हाइपोथेसिस. सो देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं. सर जेम्स जीन्स, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट. जेम्स जीन्स कौन थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. propounded his tidal hypothesis. उन्होंने ये tidal hypothesis को propound किया, means दिया, to explain the origin of the earth in the year 1919. ये थ्योरी उन्होंने कब दिया है, 1919 में. ओके, while another British scientist Harold Jeffrey, और another British scientist जिनका नाम है Harold Jeffrey, उन्होंने फिर इसी टाइडल हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया इन 1929. ओके, एंड दस मेड इट मोर रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट, जिसके वजह से जब इसे मॉडिफाई किया गया तब ये और रेलिवेंट हो गया और सिग्निफिकेंट हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ कॉस्मोजेनिस आइडियाज ऑफ द 20th सेंचुरी. सो ये थ्योरी इन दोनों ने मिलकर दिया है, पर अलग अलग टाइम में. ओके, पहले किन्होंने दिया है,
पहले जेम्स जीन्स ने दिया है, फिर जेम्स जीन्स का जो दिया गया टाइडल हाइपोथेसिस है उसे रिवाइज किया है, थोड़ा रिफाइंड किया है हेरोल्ड जेफरी ने. सो दिस थ्योरी इज नोन एज टाइडल हाइपोथेसिस. नाउ लेट्स सी ये हाइपोथेसिस कहता क्या है. सर जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी सपोर्टेड प्लेनेथिज्मल हाइपोथेसिस. सर जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया था. उन्होंने प्लेनेथिज्मल हाइपोथेसिस जो कैम्बरलिन एंड माउल्टन ने दिया है उसे सपोर्ट किया है ऑफ कैम्बरलिन एंड माउल्टन एंड रिवाइज इट, और उसी में जस्ट लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस लाए हैं, इसे रिवाइज किया है. ओके सो इसीलिए इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये सेम ही थ्योरी है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है. ओके बट अगर आपके एग्जाम में आए कि टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया है, सो जेम्स जीन्स का नाम हो तो जेम्स जीन्स चुनिएगा, और अगर हेरोल्ड जेफरी का नाम हो तो हेरोल्ड जेफरी, बिकॉज इन दोनों ने ही दिया है ये थ्योरी. ये बस जो प्लेनेथिज्मल थ्योरी है उसका रिवाइज वर्जन है. ओके जेम्स जीन्स ने उसे रिवाइज किया, उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फिर उसमें जो क्रिटिसिज्म्स आया उसे हेरोल्ड जेफरी ने लेटर और मॉडिफाई किया. सो टाइडल हाइपोथेसिस इज सेम एज द प्लेनेथिज्मल थ्योरी, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है. ओके ये सेम ही है. सो ये पिक्चर देखिए, ये सेम हाइपोथेसिस कि ये सन था, सन के पास से क्या गुजरा, दिस इज सन. ओके इसमें जो आप देख रहे हो ये क्या है, सन है. ओके फिर इस सन के पास से क्या गुजरा, स्टार. ये स्टार गुजरा सन के पास से. ओके ये स्टार गुजरा सन के पास से. स्टार गुजरते वक्त क्या ले गए, कुछ पार्टिकल्स अपने साथ लेके चले गए, फिर वो पार्टिकल्स क्या में बदल गया, प्लैनेट्स में बदला. ओके सो ये सेम थ्योरी को ही उन्होंने बस रिवाइज किया है. सो इसीलिए इसमें जानने को ज़्यादा कुछ है नहीं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस. अब हम देखेंगे रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस जिसे इमैनुअल कांट ने दिया था, उसे लाप्लेस ने फिर क्या किया, रिवाइज किया. लेटर इस नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर विद टाइम जब और साइंस का डेवलपमेंट हुआ तब क्या हुआ, इस नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया गया. किसके द्वारा, स्किमिड, ओटो स्किमिड और कार्ल फ्रेडरिक वॉन वाइगास्कर. ओके वाइजास्कर, इन्होंने इसे वापस रिवाइज किया है नेबुलर हाइपोथेसिस को, इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है, इस हाइपोथेसिस को रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस. तो इसे इन महाशय ने दिया है, देख लीजिए, ओटो स्किमिड और कार्ल फ्रेडरिक वॉन वाइगास्कर. ओके सो लेट्स सी इन्होंने क्या कहा. ये कहते हैं कि सन वाज सराउंडेड बाय नेबुला. अभी ये कह रहे हैं कि सन वाज सराउंडेड बाय नेबुला. उसमें क्या कहा था कि नेबुला था, फिर नेबुला से क्या फॉर्म हुआ, सन का फॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे. बट इन्होंने जो रिवाइज किया है इसमें इन्होंने कहा है कि सन तो था नेबुला में, और सन के चारों तरफ जो नेबुला था, मीन्स क्लाउड था, डस्ट और गैस का. The friction and collision of particles led to formation of disc-shaped cloud, and planets were formed through the process of accretion. Okay, so ये कह रहे हैं कि सन पहले से था. Okay, ये सन तो पहले से ही था, ये कह रहे हैं. Okay, मैं कुछ और कलर लेती हूँ. Okay, so ये कह रहे हैं कि सन पहले से ही था. Okay, और सन के चारों तरफ क्या था, नेबुला था. Okay, द मीन्स क्लाउड था, डस्ट और गैसेस का. फिर क्या हुआ, इस सन के चारों तरफ जो नेबुला था वो धीरे धीरे रोटेट हो रहा था. रोटेट होने के कारण उसने एक डिस्क शेप ले लिया. ओके डिस्क मतलब जो सीडी हम देखते थे ना. ओके सो डिस्क शेप ले लिया उसने, और डिस्क शेप लेने के कारण फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड, एंड planets were formed through the process of accretion. फिर planets form हुआ through the process of accretion. Now accretion क्या है, accretion means growth or increase by gradual accumulation of additional layers or matter. कोई भी चीज़ का जब क्या होता है कि साइज बढ़ते जाता है धीरे धीरे because of addition of more materials. अब planets छोटा सा था. ओके छोटा सा planet था, उसमें और materials ऐड हो रहा है, तो वो planet दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. बिकॉज जो प्लैनेट फॉर्म हुआ है उसका भी अपना एक ग्रेविटी होगा. वो ग्रेविटी अभी स्पेस में जो बाकी चीज़ फ्लोट कर रहे हैं, जो सस्पेंडेड मटेरियल है, जो ब्रेक हो चुका है दूसरे चीज़ों से, वो मटेरियल्स को अपने साथ ऐड करते जा रहा है, गैसेस को ऐड करते जा रहे हैं, और दिन ब दिन क्या हो रहा है, इन प्लैनेट्स का जो साइज़ है वो बढ़ते जा रहा है. ओके
सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्रीशन कहते हैं। सो इस थ्योरी में क्या कहा इन्होंने कि जो नेब्यूला था उसमें पहले से सन था, ओके, और सन के चारों तरफ जो नेब्यूला था वो क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। रोटेट होने के कारण, रोटेट होते होते उसने एक डिस्क शेप ले लिया, और एक्रीशन के वजह से ग्रेजुअली उसमें एडिशनल लेयर्स आने लगे, ओके। In 1950, nebular hypothesis was revised by Otto Schmidt and Carl Weiergasker. According to them, the sun was surrounded by a solar nebula consisting mainly of hydrogen and helium. और उस नेबुला में इन्होंने भी कहा है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस था, ओके। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस शेप क्लाउड। और उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था उन गैसेस के साथ, उन गैसेस और जो मटेरियल्स था उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा, ओके, फ्रिक्शन हुआ, जिसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड, और जिसके वजह से डिस्क शेप का एक क्लाउड फॉर्म हुआ, और प्लैनेट्स फॉर्म हुए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। बिकॉज प्लैनेट्स का भी जो अपना ग्रेविटी था वो बढ़ते जा रहा था, पावर, प्लैनेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, और दिस इज नॉन एज एक्रीशन, ओके। और उसका जो ग्रेविटी का पुल था वो भी बढ़ते जा रहा था। सो दिन ब दिन वो उसका जो साइज है वो बढ़ते जा रहा था। सो दिस इज द पिक्चर। इस पिक्चर में जिस तरीका से दिखाया है, ओके, कैसे डिस्क शेप लिया, और बीच में देखिए सन है, सन के चारों तरफ जो है वो नेबुला है। ये नेबुला धीरे धीरे रोटेट होते हुए क्या हो रहा है, डिस्क शेप का बन चुका है। और इसमें जो आप जो मेजर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को देख रहे हो वो क्या है, प्लैनेट्स है, ओके। प्लैनेट्स धीरे धीरे एक्रीशन के द्वारा फॉर्म होते जा रहे थे, ओके। सो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस ये कहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्ली थ्योरीज। सो ये सभी अर्ली थ्योरीज है जो अभी हमने देखा। सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस देखा, ओके, फिर हमने देखा अबाउट द प्लैनेथिज्मल थ्योरी, देन टाइडल हाइपोथेसिस जो प्लैनेथिज्मल थ्योरी का ही रिवाइज वर्जन है, फिर रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस जो ओरिजिनल नेबुलर हाइपोथेसिस का रिवाइज वर्जन है, ओके। सो इसमें भी ज़्यादा जानने को कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने बस ज़रा सा ही रिवाइज किया है। इन्होंने कहा है कि सन पहले से था, और बाकी जो नेबुला है वो सन के चारों तरफ था, और कैसे एक्रीशन के द्वारा, ये सेम एक्रीशन प्रोसेस के बारे में नेबुलर हाइपोथेसिस में भी कहा गया है, सेम एक्रीशन के द्वारा फिर लेटर ऑन कैसे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ ये कह रहा है, ओके। सो हमारे अर्ली थ्योरीज में ये सभी थ्योरीज आते हैं। सो इसका जो क्रिटिसिजम्स है, बहुत ढेर सारे क्रिटिसिजम्स किए गए, क्यों इन्हें थ्योरी का दर्जा नहीं मिला, ये हाइपोथेसिस ही बन के रह गए। सो क्रिटिसिज्म ढेर है। सो मैंने बस 2-3 क्रिटिसिज्म आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अर्ली थ्योरी लेक साइंटिफिक एविडेंस। अर्ली थ्योरीज में कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे कि सन, अगर नेबुलर हाइपोथेसिस में कह रहे हैं कि सन जो है वो धीरे धीरे फॉर्म हुआ, फिर प्लैनेथिज्मल थ्योरी में कह रहे हैं कि सन तो पहले से ही था, तो अभी इसमें तो कोई साइंटिफिक एविडेंस तो दिया ही नहीं, सन पहले से था तो आया कहाँ से, ओके। टाइडल हाइपोथेसिस में भी कहा कि पहले से ही सन था। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस में भी कह रहे हैं कि सन तो पहले से ही था, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि सन पहले से कैसे था, कहाँ से आया, ओके। सो एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के कमी के कारण इन अर्ली थ्योरीज को रिजेक्ट किया गया, ओके। अर्ली थ्योरीज एम्फेसाइज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ओनली, नॉट द यूनिवर्स। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है अर्ली थ्योरीज का वो क्या है कि अर्ली थ्योरीज जितने भी आए, सभी अर्ली थ्योरीज ने बस सोलर सिस्टम या हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बात की है, ओके। हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, सन कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में बस बात की है। पर जो सबसे बड़ा हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, एक यूनिवर्स का पार्ट है, पर ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में इन अर्ली थ्योरीज में कुछ भी कहा नहीं गया, ओके। वो बस हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ही सोचते रह गए, पर एक्चुअली उन्हें ये सोचना चाहिए था कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ उसके बाद ये सब चीज़ें फॉर्म हुई है ना। सो उन्होंने वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, ओके। बस सोलर सिस्टम पे फोकस किया, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वे रेज लाइक, और क्वेश्चंस इस तरीका के उठाए गए कि अगर फॉर्मेशन प्रोसेस जो है प्लैनेट्स का वो सेम टाइम पे हुआ और सेम प्रोसेस से हुआ,
तो उनके जो मटेरियल्स है, अब हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स गैसियस है और इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल है। सो क्यों वो गैसियस है? क्यों? अगर ये सेम टाइम पे सेम प्रोसेस से फॉर्म हुआ था ये सभी प्लैनेट्स, तो इनका जो मटेरियल्स है वो क्यों अलग है? क्यों ये एक दूसरे से नेचर में इतना डिफर करते हैं? इस तरीका के जो साइंटिफिक क्वेश्चंस थे इनका कोई आंसर नहीं दिया गया। सो इसीलिए इन अर्ली हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया और उसके बाद जो आया वो है मॉडर्न थ्योरीज। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न थ्योरीज के बारे में देखेंगे। पर इन अर्ली हाइपोथेसिस को फिर भी हमें क्यों हम पढ़ते हैं? अर्ली हाइपोथेसिस बहुत सारे थे, पर बस इन्हें ही दर्जा दिया गया और इनके ही बारे में हम पढ़ते हैं, बिकॉज ये हाइपोथेसिस ऐसे हैं जिन्हें यूज करके जो मॉडर्न थ्योरीज वो बने हैं। इन थ्योरीज के जो रिजेक्टेड पार्ट्स है उनका आंसर्स ढूंढ के मॉडर्न थ्योरीज बने हैं। सो पर अगर कहीं ना कहीं ये अर्ली थ्योरीज नहीं होते, अगर जो हमारे एडविन हबल के माइंड में ये कभी आता ही नहीं दिमाग में कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ। सो ये क्वेश्चन तो आया तो उनके ही माइंड में था पहला। सो पहला जो सवाल उठाया वो उन्होंने उठाया। सो आइडिया को जन्म देना भी बहुत बड़ा बात है। अगर न्यूटन कभी सोचता ही नहीं एप्पल गिरा क्यों पेड़ से नीचे, तो कभी शायद ग्रेविटी का फॉर्मेशन, ग्रेविटी के बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं। सो आइडिया क्योंकि जन्मा इन अर्ली थ्योरीज की वजह से, इसीलिए ये अर्ली थ्योरीज का जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इन कहीं ना कहीं इन अर्ली थ्योरीज के जो रिजेक्टेड पार्ट है उन्हें ही जब क्या किया गया, फर्दर रिसर्च किया गया, तब जाके मॉडर्न थ्योरीज बनी है। सो डेट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द अर्ली थ्योरीज एज वेल। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली थ्योरीज जो एग्जाम्स में आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप अर्ली थ्योरीज के बारे में आई होप जान गए। किसने दिया ये जानना ज़रूरी है, कब दिया, और कुछ ही मैंने जो मेन अर्ली थ्योरीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना है, उनके बारे में ही मैंने यहाँ दिया है। सो बहुत कम है, इजी होगा समझने में, याद रखने में। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना मॉडर्न थ्योरीज के बारे में देखेंगे। सो आई होप आज का क्लास आप लोगों का अच्छा लगा हो। कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ समझना है तो पूछिएगा। So we'll meet in the next class with the modern theories regarding the evolution of the earth and formation of the universe. यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ वो हम मॉडर्न थ्योरीज में देखेंगे। So thank you so much.